समता का अधिकार, समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है ना, लेकिन मौलिक अधिकार का उपबंध कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो समता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों को पढ़ें, उससे पहले अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को जानेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? राज्य का परिभाषा निर्धारित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 राज्य को क्या करता है? परिभाषित करता है, स्पष्ट करता है कि राज्य के दायरे में, राज्य शब्द के दायरे में कौन कौन से संस्थाएं आएंगी, कौन कौन सी सरकारें आएंगी। तो बता दें, यह राज्य से मतलब है भारत सरकार से, भारत सरकार से, जिसमें कि संसद भी शामिल है, जिसमें कि संसद भी शामिल है और राज्य सरकारें भी शामिल है। राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य विधानमंडल भी शामिल है, राज्य विधानमंडल भी शामिल है, स्थानीय संस्थाएं भी शामिल हैं, स्थानीय संस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत इत्यादि। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने राज्य शब्द के अंतर्गत उन कंपनियों को भी लाया है जो सरकार के साथ मिलकर के काम करती हैं, जो सरकार के लिए काम करती हैं। तो ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, जिसमें कि संसद भी शामिल है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि आते हैं, राज्य सरकारें भी शामिल है, जिसमें कि राज्य विधानमंडल भी है, स्थानीय संस्थाएं भी शामिल है, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत इत्यादि, और इसके साथ ही साथ कलेक्टर, पुलिस, कमिश्नर, सरकारी बस का ड्राइवर, सरकारी बस ड्राइवर, सरकारी डॉक्टर और ऐसी कंपनी जो राज्य के, जो सरकार के लिए काम करती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य का मतलब होता है भारत सरकार से, संसद से, राज्य की सरकारों से, राज्य विधानमंडल से, स्थानीय संस्थाओं से, जैसे कि नगर पालिका, पंचायत इत्यादि से, कुछ सरकारी पदाधिकारियों से कलेक्टर, पुलिस, कमिश्नर, सरकारी बस ड्राइवर और सरकारी डॉक्टर, यानी कि जो भी सरकारी पद धारण करता है वो सब राज्य के अधीन आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। और अनुच्छेद 12 यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी कंपनी जो सरकार के लिए कार्य करती है वह भी राज्य के दायरे में आएगी। तो ठीक है, हमने राज्य की परिभाषा को जाना। अब देखेंगे अनुच्छेद 13। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 13 देखेंगे। अनुच्छेद 13 उपबंध करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के न्यूनीकरण या उसे छीनने से संबंधित हो। अनुच्छेद 13 क्या उपबंध करता है? अनुच्छेद 13 साफ तौर पर देखा जाए तो अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रावधान करता है, ये स्पष्ट करता है कि राज्य
ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के न्यूनीकरण यानी कि उसके प्रभाव को कम करने या उनको छीनने से संबंधित हो। चिल्ला चिल्ला कर कहता है अनुच्छेद 13 कि राज्य ऐसी कोई विधि न बनाए जिससे कि मौलिक अधिकार के प्रभाव में कमी आए या उनके छीनने का डर हो। यदि ऐसा करता है तो न्यायालय का यह दायित्व होता है, न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि न्यायालय उस विधि का पुनर्विलोकन करे और उसे अवैध घोषित कर दे। तो ठीक है, हम आपको बता दें अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय राज्य द्वारा बनाए गए ऐसी विधि का जो कि मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करने से संबंधित है या मौलिक अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है का पुनर्विलोकन कर सकती है और उसे अवैध ठहरा सकती है। यही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है। तो ठीक है, और हमने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को समझा, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करता हो और उसे छीनने का प्रयास करता हो। यदि ऐसा करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उस विधि का पुनर्विलोकन करेगी और सही साबित पाए जाने पर, सही साबित पाए जाने का मतलब यह है कि यदि आरोप सही साबित होता है, यदि विधि मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है, उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित है, तो उस विधि को अवैध घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है, सिद्धांत है। एक चीज और, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले और बाद में अनुच्छेद 13 उपबंध करता है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने की तिथि के पहले जो कानून बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, जो विधियां बनाई गई थी, वो सब बनी रहेंगी, किंतु अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करती हैं, मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करने का प्रयास करती हैं, तो वो उस स्तर तक अमान्य होंगी। ठीक उसी प्रकार 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने की तिथि के बाद जो कानून, जो विधियां, जो नियम बनाए जाते हैं, अगर वो मौलिक अधिकार के प्रभाव को कम करती हैं, मौलिक अधिकार के समापन से संबंधित हैं, तो उन विधियों को, उन कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अनुच्छेद 13 को हमने जाना। इसके बाद अब चलते हैं समता के अधिकार में। कहां चलते हैं? समता के अधिकार को देखते हैं। समता का अधिकार का मतलब होता है समानता का अधिकार, समानता का आचरण। तो ठीक है, समता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार है, जिसका उपबंध अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 से 18 तक में किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। कहने का मतलब कि देश के कानून के सामने, देश
की विधि के सामने देश का प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। यानी कि देश के कानून की नजर में देश का प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। कानून से, विधि से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा और देश के किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के सिवाय अन्य किसी विधि से दंडित नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कहता, ये संविधान का अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार है वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है। तो ठीक है, हमने जाना अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार है। फिर आते हैं अनुच्छेद 15 में। कहाँ आते हैं? अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 स्पष्ट करता है कि राज्य केवल जन्म स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर देश के किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 15 स्पष्ट करता है कि राज्य केवल जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा देश के किसी भी नागरिक के साथ केवल जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, धर्म और लिंग, इन 5 आधारों को बनाकर किसी भी नागरिक के साथ विभेद का प्रतिषेध करता है, कहता है कि विभेद नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, हमने अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जाना कि राज्य देश के किसी भी नागरिक के साथ जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, इन 5 के आधार पर विभेद नहीं कर सकती। किंतु अनुच्छेद 15 का खंड 3, अनुच्छेद 15 का खंड 3, खंड 4 और खंड 5 अनुच्छेद 15 के उपबंधों का अपवाद है। चूंकि अनुच्छेद 15 विभेद के प्रतिषेध की बात करता है, तो वहीं पर अनुच्छेद 15 का खंड 3, खंड 4 और खंड 5 विभेद के ठीक अपवाद में है। कैसे हैं? विभेद के अपवाद में है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 स्पष्ट करता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। वहीं पर अनुच्छेद 15 का खंड 4 उपबंध करता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। वहीं पर अनुच्छेद 15 का खंड 5 स्पष्ट करता है कि राज्य शैक्षिक व सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के बल पर, आरक्षण के आधार पर प्रवेश देगा। तो ठीक है, हमने जाना कि अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। किंतु अनुच्छेद 15 का खंड 3, खंड 4 और खंड 5 अनुच्छेद 15 के तहत उपबंधों के अपवाद हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 15 का अपवाद कौन सा है? ऑप्शन में दे देगा अनुच्छेद 15 का खंड 1, अनुच्छेद 15 का खंड 2, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का खंड 3। तो हम अनुच्छेद 15 के खंड 3 को सही करेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना जाना। अब आगे की क्लास निरंतर जारी रहेगी।